ओके, तो नमस्कार कैंडिडेट्स, स्वागत है आपका स्कैप रोबोटिक्स के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर। हम प्रोवाइड करते हैं आपको यूजफुल इफेक्टिव कंटेंट रिगार्डिंग क्वांटिटेटिव प्रिपरेशन और बहुत ईमानदारी से काम करते हैं इस फील्ड में। और शायद यही ईमानदारी है कि हमारे पास क्वेश्चंस लगातार आते रहते हैं, हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहते हैं आपके लिए। और कुछ समय मिलता है तो मैं आपसे पर्सनली भी क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो है वो मैं लेके आता हूं कि आपके सामने इसको डिस्कस कर सकूं और कुछ ऐसे इनलाइटेंड चीज़ें बता सकूं जिससे कि किसी एक या किसी पूरे इंडिया में या अब्रॉड भी जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के, वो आपके सामने मैं डिस्कस कर सकूं और शायद सभी का इसमें जो है बेनिफिट हो पाए। तो बस आपको थोड़ा सा एक हमारा फेवर करना होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि वो भी कोई ऐसा फेवर नहीं जिसमें कि बहुत कोई हार्ड तोड़ मेहनत हो। बस ये है कि हम लोग जो एफर्ट कर रहे हैं कम से कम वो रिकॉग्निशन की श्रेणी में आ पाए। बस यही एक थोड़ी सी आप लोग से एक विनती रहती है। खैर, इसी क्रम में जो है बहुत लेट ना करते हुए कुछ दो प्रॉब्लम्स और अच्छे मेरे पास आए, तो मुझे लगा कि मैं आपके सामने डिस्कस करूं ये प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दो प्रॉब्लम्स हैं और ये दोनों प्रॉब्लम्स शुभम कुमार नाम के लड़के ने भेजे हैं। दैट पर्सन इज रिसाइडिंग इन भोपाल, एमपी, भोपाल से। क्वेश्चन ये जो है मेरे पास आए हैं दोनों क्वेश्चन एक्चुअली में इस स्टूडेंट ने क्वेश्चंस कई भेजे थे मेरे पास, लेकिन मुझे लगा कि ये दो क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा मैक्सिमम लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, तो इसको मैंने इसीलिए यहाँ पे लिया है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके सामने। तो बहुत देर न लगाते हो, क्वेश्चंस को जरा देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम 1 को डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम 1 क्या कहता है, देखिए। एन आइसोसेल्स glass prism has one of its faces coated with silver. A ray of light is incident normally on the other face, which is opposite to the silver face. The ray of light is reflected twice. The ray of light is reflected twice on the same sized faces and then emerges through the base of the prism perpendicularly. ठीक है? Find the angles of the prism. तो पहला तो इसने बहुत सिंपल सा कह दिया एक चीज कि ये प्रिज्म बनाया, मैंने ये प्रिज्म बनाया है। तो सांकेतिक तौर पे आप इसको समझिए कि इस प्रिज्म में जो जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो ऐसे फेजेस हैं जो आइडेंटिकल है। ये लिखा हुआ है, द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड ट्वाइस ऑन द सेम साइज्ड फेसेस। सेम साइज फेसेस आइसोसेल्स ट्रायंगल में कौन से होंगे? ऑब्वियस सी बात है, जो बेस से सेम एंगल बना रहे होंगे, जब तक बचपन से हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो ये दो सेम साइज फेस हो गया, तभी ये दो एंगल थीटा थीटा मैंने कर दिया। अब इस क्वेश्चन को अगर हम अभी यहाँ सॉल्यूशन को ना भी देखें, इसको सॉल्यूशन को मैंने सॉल्व किया है अपने स्तर से, तो अगर इसको ना भी देखें तो हम इतना देख सकते हैं कि ये अगर दो थीटा एंगल है तो ये एंगल कितना बचेगा? 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा। ये अपने हमारे किसी भी तरीके के ट्राइंगल के तीनों फेस एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। हम बेसिक 10th से ये चीज जानते हैं, तो हमने कर दिया। तो 180 माइनस 2 थीटा हमारा ये एंगल निकल के आ गया। अब इसमें अगर आप गौर से देखें तो इस क्वेश्चन को हम अगर ज्योमेट्रिकली सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम बिना किसी लाइट की या ऑप्टिक्स के किसी कॉन्सेप्ट को यूज हुए, क्योंकि इस क्वेश्चन को देने का पर्पस क्या है? इस क्वेश्चन को देने का पर्पस ये है कि जो कैंडिडेट जो इसको सॉल्व कर रहा है वो ज्यादातर किसमें फंस जाएगा? ऑप्टिक्स के बेसिक फॉर्मूलाज को लगाने की कोशिश करेगा कि कैसे इसको ऑप्टिक्स के फॉर्मूलाज से करेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो ये इस क्वेश्चन में प्रिज्म के एंगल निकालने प्योरली ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन इसको ये डाला फ्लिप क्वेश्चन की तरह गया है, जिससे बंदा क्या करेगा, स्टूडेंट जो है वो ऑप्टिक्स के रूल में प्रिज्म लगा दिया गया तो उसको लगेगा कि ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। तो अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो इसके एंगल निकालने हैं प्रिज्म के, ये पूरा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें अकल लगाते हैं तो काम बन जाएगा। सबसे पहले मैंने दिया है, देखिए, रे ऑफ लाइट लिखा हो, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट कर रही है यहाँ और परपेंडिकुलरली निकल भी रही है। एस्केप्ड बीम ऑफ द लाइट, ये परपेंडिकुलर निकल भी रही है और इंसिडेंट भी परपेंडिकुलर। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द अदर फेस। तो इस फेस से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हो गया वो 90 डिग्री यहाँ पे मेंशन्ड है, और जो यहाँ पे एस्केप्ड एंगल हो गया इस लाइट का वो भी 90 डिग्री मेंशन है। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में बहुत यूज किए जाते हैं। OFCs के लिए जब किसी स्पेसिफिक टोपोग्राफी में लाइट का इंसिडेंस दिखाना होगा तो इस तरह की चीजों का यूज वहां होता है। ठीक है,
तो ये आपका ऑप्टिकल इंजीनियरिंग की बात आएगी। बहरहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने सिंपल ज्योमेट्री का यूज किया है, ADE ट्राइंगल लिया, 90 डिग्री एंगल हमारा ये था, तो हम ये सपोज दिस एंगल हमने ये लिया, इस एंगल को हमने कंसीडर किया कि ये एंगल क्या हो सकता है। हमने मान लिया दैट एंगल विल बी θ1। हमने इसको मान लिया लेट दिस एंगल विल बी θ1। ये जो बचा हुआ एंगल है एंगल DEA, तो हमने इसको θ1 ऐसे लेट लिखा भी हुआ है यहाँ पे, लेट हमने इसको θ1 माना है। तो हमने θ1 निकाल लिया क्योंकि निकल सकता है। ये एंगल हम कंप्यूट कर चुके थे, 90 डिग्री ये है, तो θ1 आ जाएगा आपका। इस लेमा से इजिली आप गैदर कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम ट्राइंगल एंगल लेते हैं, एंगल AEG। अब यहाँ पे देखिए जी जो है मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो जी हमने लाल एरो से या लाल इंक से मैंने सिग्निफाई किया है जी, क्योंकि यहाँ पे केवल AEFBC ये मेंशन है। जी नाम का कोई भी वेरिएबल यहाँ मेंशन नहीं किया गया है या कोई भी एज मेंशन नहीं की गई, तो मैंने लेट मान लिया कि जी नाम की कोई एज है। हमने देखा कि चूंकि लाइट इंसिडेंट कर रही है तो एंगल AEG जो हो वो 90 डिग्री हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। इसको ध्यान से देखिएगा अपने आप ड्रॉ करके। तो एंगल AEG परपेंडिकुलर, G इज द परपेंडिकुलर, G एक परपेंडिकुलर, G इज द परपेंडिकुलर एज ऑन द we can say edge of the triangle AC। तो GE is the perpendicular to triangle edge AC। तो AEG जो है वो आपका हो जाएगा 90 डिग्री बाय डिफॉल्ट। तो जब AEG 90 डिग्री हो जाएगा तो उससे हम R2 निकाल सकते हैं, क्योंकि θ1 प्लस R2 ही जो 90 डिग्री होगा, इससे हमारा R2 निकल आएगा सेकंड फेज में। तो फ्रॉम दैट वी गेट R2, द वैल्यू ऑफ R2। एक बार R2 की वैल्यू निकल आई, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्राइंगल एक लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्राइंगल लेंगे। ये बहुत इसको सॉल्व करने में काफी हद तक मैंने एक सिमेट्री को फॉलो किया है, और सिमेट्री जब फॉलो करेंगे तो आपको इसका आंसर सिलसिलेबद्ध तरीके से मिलता चला जाएगा। और अगर सिमेट्री टूटेगी तो अब कॉन्सेप्ट भी टूट जाएगा। तो थोड़ा सिमेट्री को ध्यान रखते हैं। पहले हमने ADE ट्राइंगल लिया था, फिर हमने एंगल AEG पे कंसंट्रेट किया, उससे हमारा R2 की वैल्यू कुछ आ गई। तब नेक्स्ट हम DEF ट्राइंगल लेते हैं, क्योंकि अब हमारा फोकस क्या है, किसी तरह एंगल DFE निकल आया हमारा। ठीक है, तो DFE निकल भी आएगा क्योंकि D परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, और E जो है वो टोटल एंगल DEF एंगल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R2 प्लस R2 दैट इज 2R2। ठीक है, तो 2R2 ये मेंशन है। इसी तरह से एंगल DFE निकल आएगा। एक बार एंगल DFE निकल आए, सपोज ये पैरामीटर्स यहाँ तक तो आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पे फिर क्या करेंगे, जब आप देखेंगे चूंकि R2 की वैल्यू आ रही है, R2 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके थे, तो ये R2 की वैल्यू हम यहाँ करेंगे प्लेस कर देंगे, जैसा कि हमने प्लेस किया है। तो उससे हमारा 4θ माइनस 270 डिग्री के एक जैसा एक वेरिएबल के साथ ये एंगल DFE हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा हमने और थोड़ा सा ध्यान लगाया है, तो देखा कि अगर हम इस पे AFH की बात करिए, H भी हमें गिवन नहीं होगा। H मैंने एक लेट करके माना है कि इस एज का एक नाम दिया है H। जनरली H नाम का कोई H में एज या कोई पॉइंट का नाम नहीं दिया गया था, इसलिए रेड इंक पेन से जो मैंने माना है वो लेट या एज्यूम किया गया है। इससे हमें फायदा होगा, क्यों हमने ऐसा एज्यूम किया, क्योंकि फिर वही हमने यहाँ पर जो निकाला था AEG के साथ, वही हम करेंगे AFH के साथ। AFH भी 90 डिग्री हो जाएगा सिमेट्री से। तो इस AFH के 90 डिग्री होने से हमारा फायदा क्या होगा कि हम इससे एंगल DFE को कायदे से निकाल पाएंगे, क्योंकि R3 प्लस एंगल DFE ही बनेगा AFH। ठीक है, तो इससे आपका क्या निकल आएगा, फाइनली इससे R3 की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, बस R3 की वैल्यू निकलने में आपका R3 की वैल्यू क्या निकल के आई, कैलकुलेशन को एक बार देख लीजिएगा। ये दैट इज द वैल्यू ऑफ R3। ठीक है, तो अब R2 और R3 हमें पता चल गया सिमेट्री से। लेकिन इसमें एक चीज और भी है कि R2 R3 जो मिला है हमें थीटा के टर्म्स में मिला है, और थीटा ही हमें निकालना है। वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ द प्रिज्म, और एंगल ऑफ द प्रिज्म ये दोनों एंगल मेंशन मैंने थीटा की तरह किए हैं, और यही एंगल्स को हमें निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और नीचे आते हैं। देखिए, तो इसको चूंकि हमारे पास अभी R2 और R3 जो आए थे वो थीटा के टर्म्स में आए थे, तो अभी इसका मतलब आंसर कुछ और भी हमें फॉर्मूला लगानी पड़ेगी इसको निकालने के लिए। तो हमने एक ट्राइंगल लॉ कंसेप्ट रखा है, ये लास्ट वाला ट्राइंगल BFI, क्योंकि इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में दिया भी हुआ है कि लाइट जो इमर्ज कर रही है इस प्रिज्म से परपेंडिकुलरली, ये स्केप्ड बीम ऑफ लाइट जो है वो परपेंडिकुलरली इमिट कर रही है। तो अगर ये दिया है तो कुछ ना कुछ इसका पर्पस होगा। तो हमने इसी चीज को थोड़ा सा और इस ट्राइंगल को ले लिया BFI को। ठीक है,
जब BFI को लिया तो हमने देखा कि ये जो एंगल BFI एंगल है ये दो तरीकों से निकल सकता है। BFI निकालने का पहला तरीका क्या है, BFI इज इक्वल टू 180, ये पूरा एंगल 180 माइनस 90 प्लस थीटा। अगर BFI की बात करें, BFI तो ये 180 पूरा ट्राइंगल, ये सारे ट्राइंगल की सारी जितने भी आपके एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, बेसिक लेमा है। तो 180 माइनस ये एंगल कितना था, 90 था, और ये थीटा था, तो 180 माइनस 90 प्लस थीटा। तो एक तरीके से BFI इस तरह से निकल आएगा। एक और तरीका BFI निकालने का है, अगर हम BFI को कंसीडर करें कुछ इस तरीके से कि एंगल BFH को कंसीडर लेके चलते हैं, एंगल BFH को लेके चलते हैं, जैसे कि AFH 90 डिग्री था तो यहाँ पे BFH भी 90 डिग्री होगा। तो BFH 90 डिग्री होगा, उस लेमा से BFI जो होगा 90 माइनस R3 के बराबर हो जाएगा, और 90 माइनस R3 के बराबर हो जाएगा तो ये 90 माइनस थीटा, यही दोनों एंगल BFI, एक 90 माइनस R3 निकल रहा है, इस 90 माइनस R3 इस वाले सेक्शन से निकल रहा है, और 90 माइनस थीटा इस वाले सेक्शन से निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से निकल रहा है 90 माइनस R3, और इस वाले सेक्शन से निकल रहा है 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो दोनों एक ही एंगल दो अलग अलग तरीके से निकल रहा है, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो उससे हमारा R3 इज इक्वल टू थीटा एक आ जाएगा। इसको आप करके देखेंगे, शायद मैंने किया है और इसमें बोर्ड में जगह जितनी थी मैंने उसमें ऐसा कोशिश की है कि विजिबिलिटी बरकरार रहे, इसीलिए ब्लैक पेन से ही ज्यादातर मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ, जिससे कि विजिबिलिटी सेम रहे, विजिबिलिटी रहे। तो इसके जब करेंगे तो दोनों ही कंपेयर करेंगे, दोनों ही एक ही एंगल है BFI, दोनों कंपेयर करेंगे तो 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस R3, तो R3 इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा। एक बार ये R3 इज इक्वल टू थीटा आया तो हमने पुरानी लेमा में रख दिया, जो हमने R3 की वैल्यू इससे पहले एंगल AFH से निकाली थी, तो R3 की वैल्यू इसमें 360 माइनस 4 थीटा आई थी। ठीक है, तो यहाँ से R3 की थीटा रख देंगे इसको इस इक्वेशन में, तो थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 4 थीटा, 5 थीटा इज इक्वल टू 360, थीटा 72 डिग्री आ गया। अब इंपॉर्टेंट बात क्या, एक बार थीटा निकल गया तो अब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमें एंगल्स ऑफ प्रिज्म निकालने थे, तो दो एंगल थीटा ही हो जाएंगे, मतलब 72 डिग्री हो जाएंगे, और बाकी तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो कहने के मतलब ये है कि अब ये तीनों एंगल प्रिज्म के निकल आए। इस क्वेश्चन को हम अगर सिमेट्रिकली सॉल्व करते चलेंगे, एंगल्स को ध्यान रखेंगे कि हमें निकालना क्या है, और उन ट्राइंगल्स को, उन एंगल्स को हम कंसीडर करेंगे, तो इजीली हम क्वेश्चन पे अराइव कर जाएंगे। ये क्वेश्चन डेफिनेटली IIT JEE मेंस लेवल का है, एडवांस लेवल का नहीं कहूंगा मैं, लेकिन मेंस लेवल का है। ठीक है, इसलिए इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें सिमेट्री पर ही ज्यादा जोर दिया गया है। इस क्वेश्चन में ऑप्टिकल कोई फॉर्मूला ऑप्टिकल का कोई ज्यादा एम्फेसिस नहीं लगा है इसमें, लेकिन अगर बेसिक ज्योमेट्री आपको आती है तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया है कि शायद जिस बच्चे ने क्वेश्चन मुझसे पूछा है वो ऑप्टिक्स में उलझ के रह गया होगा, तो ज्यादातर उसने इस पे ध्यान ही नहीं दिया होगा, इस लाइन ऑफ एक्शन पे, जिससे कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक फोटो सेल है जिसमें दो प्लेट्स हैं P और Q। P एंड Q आर द प्लेट्स, P प्लेट है, Q प्लेट है, हैविंग अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर, दोनों का सेपरेशन दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, विच इज कनेक्टेड थ्रू अ गैल्वेनोमीटर विदाउट एनी सेल। सेल को हटा क्यों दिया है, क्योंकि सेल कोई ऐसा सोर्स हम नहीं रखना चाहते हैं जिससे कि इसी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग उससे इफेक्ट हो। अगर कोई हम सेल या कोई सोर्स लगा देंगे तो उससे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग इफेक्ट हो जाएगी, और जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है उसकी रीडिंग गैल्वेनोमीटर में सही तरीके से मापी नहीं जा सकती। ठीक है, इसे लिखा हुआ है कि इज कनेक्टेड थ्रू गैल्वेनोमीटर विदाउट एनी सेल, जिससे कि इन प्लेट्स के बीच में जो भी हम टेक्निक या टूल यूज कर रहे हैं उसकी सीधी रीडिंग गैल्वेनोमीटर में आए, विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स का के इंटरफेरेंस से। नेक्स्ट कहा गया है, बायोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम एंड 6000 एंगस्ट्रॉम आर इंसिडेंट ऑन द प्लेट Q। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो आपका बायोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, जो लाइट है इसकी वेवलेंथ दो है, 4000 एंगस्ट्रॉम और 6000 एंगस्ट्रॉम, ये प्लेट Q पे, नीचे वाली प्लेट पे इंसिडेंट हो रही हैं, और उस प्लेट Q का वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको आपको बहुत ध्यान देना है कि वर्क फंक्शन जो दिया है प्लेट Q का दिया है, ना कि प्लेट P का, और प्लेट Q पर ही जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, क्योंकि लाइट इंसिडेंट हो रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, फुल स्टॉप, इफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट पैरेलल टू द प्लेट्स देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी, मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर विच द गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, जिसके लिए गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में एक हिडन जो है वो कॉन्सेप्ट भी है जो शायद इस बोर्ड में मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको वर्बली बताऊंगा कि वहां पे वो कहाँ यूज आया है इस चीज पे। ठीक है, तो मैंने बना लिया, पी क्यू दो प्लेट से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, और एक फोटोन या इसको हम कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन कर दे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड में इसका प्रोपगेशन कराना है तो पाथ कहीं ना कहीं मैप करना पड़ेगा, तो फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा बेटर टर्म है। ये इंसिडेंट किया प्लेट क्यू पे, जिसका वर्क फंक्शन दिया है 2.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन अगर आपने को नहीं क्लियर है तो इससे पहले पढ़ लीजिएगा। वर्क फंक्शन एक थ्रेशोल्डिंग फंक्शन की तरह होता है, इससे ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन फायर करेगा, प्रोपोगेट करेगा उस एरिया में, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे थ्रेशोल्डिंग फंक्शन होता है, थ्रेशोल्डिंग फंक्शन करता है कि इससे ज्यादा तो न्यूरॉन फायर करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले दिखा दिया कि एक्चुअल में जो फोटोन या फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, इस करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ्स दी हैं उनमें हम निकाल लेते हैं। ये सीधा फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला है कि एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन या फोटोन करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा 1 इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 12375 बाई डेल्टा 1 एंगस्ट्रॉम। ये हमारे पास सीधा फॉर्मूला पहले से है, जिसको क्लियर नहीं हो वो बुक में अपना बेसिक जो भी आपका फिजिक्स आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं उस बुक से पढ़ लेना। तो किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इक्वेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ वो 12375 बाई डेल्टा 1 लैम्डा 1 होती है। और ये 12375 नंबर कहाँ से आया, ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, और इसको चूंकि मेरे पास एक लिमिटेड स्कोप है इस आपके प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन जो मैं शेयर करता हूं, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन इसका एक बहुत आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि 12375 कैसे आया, उसकी भी एक अपना आप में एक पूरा सिमिट्री है कैसे ये आया। फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ लैम्डा 1, वो 12375 बाई लैम्डा 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने दोनों बायोक्रोमेटिक लाइट के दोनों वेवलेंथ के हिसाब से दोनों एनर्जीज को हमने कंप्यूट कर लिया। लैम्डा 1 में 4000 एंगस्ट्रॉम में जो इवन जो एनर्जी आ रही है फोटोइलेक्ट्रॉन की 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, वही करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 2 6000 एंगस्ट्रॉम पे हमारी जो एनर्जी आ रही है वो 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि जो एनर्जी की जो मैग्नीट्यूड आया है इसी से डिसाइड होगा कि जो कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या कौन सी वेवलेंथ का फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन एक्चुअल में जो है वो पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जैसे अगर हम इसको फाइनली कंपेयर किससे करेंगे, फाइनली कंपेयर करेंगे इसको हम अपने वर्क फंक्शन से जो क्यू प्लेट पर दिया गया है। हमें क्यू प्लेट पे वर्क फंक्शन 2.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, कंपेयर करो E1 और E2 से, तो हम देखते हैं कि E1 जो वैल्यू है वो 2.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो वर्क फंक्शन से ज्यादा है, मतलब E1 की वैल्यू जो है वो W से ज्यादा है। चूंकि E1 की वैल्यू W से ज्यादा है तो ये तो निश्चित हो गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ लैम्डा 1 ही जाएगा, क्योंकि आप E2 की वैल्यू देख रहे हैं 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो इससे कम है। तो चूंकि थ्रेशोल्डिंग तक ही नहीं पहुंच पाया तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हुआ कैसे। ठीक है, इसीलिए E2 वाला जो है वो फंडा कट जाएगा। E2 वाला जो आपका करस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 2 वर्क नहीं करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। केवल किसमें हुआ, केवल करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो ये तो एक चीज क्लियर हो गई। अब ये जो इमिशन होगा तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी हम मेजर कर लेते हैं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेंगे, और ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेकर वो फोटो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा है, कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी लेके बढ़ा, वही काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी में टर्म यहीं पे मैंने इसको कंप्यूट किया है कि काइनेटिक एनर्जी यही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है जो लेकर ये फोटो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, जो इस पाथ पे जाएगा। नहीं पता कि पाथ सर्कुलर होगा कैसा होगा, अभी देखते हैं क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी कौन सी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, E1 माइनस W। ठीक है, तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो वर्क फंक्शन हमारा दिया हुआ था, तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आए, यही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि यही एनर्जी जो है इसको मोशन प्रोवाइड करेगी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो थ्रेशोल्डिंग के से ज्यादा इवॉल्व होकर आया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि यहाँ पे कहा गया है मिनिमम वैल्यू ऑफ बी चाहिए जिसकी गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ जानने की यह है कि एक गैल्वेनोमीटर जो है वो अपना डिफ्लेक्शन जीरो कब शो करेगा। तो एक इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको
कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 तभी शो करेगा जब P तक पहुंचते पहुंचते ये फोटो इलेक्ट्रॉन कम से कम सेमी सर्किल कवर कर ले। सेमी सर्किल विद रेडियस r, अगर हम ये रेडियस मान के चलते हैं, दिस रेडियस इज r, तो ये सेमी सर्किल जो है इस P तक पहुंचने तक, P पॉइंट के पहुंचने तक ये जो है ये फोटो इलेक्ट्रॉन आधा सर्किल कवर कर ले, तभी जो है गैल्वेनोमीटर जो है 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं तो आधा डिफ्लेक्शन जो है कैसे डिन करेगा, जब वो सेमी सर्किल अचीव कर ले। तो सेमी सर्किल अचीव जब करेगा तो ये डिस्टेंस जो है वो उसकी डायमीटर के बराबर हो जाएगी। यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां पे बच्चे मात खाते हैं, जहां पे बच्चा सोच नहीं पाता। इसीलिए ये क्वेश्चन जेई लेवल का है। ठीक है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे चीज को सोच नहीं पा रहा है। यहाँ तक तो निकाल सकता है कि हमने वर्क फंक्शन से कंपेयर करके काइनेटिक एनर्जी तक पहुंच गया हम, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि D is equals to 2R, दिस कॉन्सेप्ट जो है ये यहीं पे बच्चा जो है अटकता है, फंसता है। तो वो गैल्वेनोमीटर रीडिंग तब 0 शो करेगा, 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा जब ये फोटो इलेक्ट्रॉन P तक पहुंचने से पहले सेमी सर्कल रूट एक्वायर करके आधा सेमी सर्कल रूट कवर कर ले P तक पहुंचने से पहले, तब ये 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो और जब ये करेगा तो ये डी जो हो जाएगा वो डायमीटर्स को बराबर हो जाएगा, जिसमें कि उसने सेमी सर्कल का रेडियस को कैप्चर किया होगा। वो r अगर रेडियस है तो डायमीटर 2r तक वो बेस से चला जाएगा। तो D is equals to 2R हमारा बन जाएगा। इससे r निकल आएगा 0.05 मीटर। यहाँ पे जो D दिया है वो 10 सेंटीमीटर दिया है, तो r क्या हो जाएगा 0.05 मीटर, क्योंकि 5 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट किया मीटर में। ठीक है, अब ये r की जो पड़ी क्यों हमें, क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रॉन जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जो बेसिक हम अपना अब तक करते आए हैं। F is equals to QVB, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। F is equals to QVB हमने लगाया, वही बेसिक सा फॉर्मूला। चूंकि ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है तो ये इसका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन बना लेगा, तो mv²/r is equals to QVB, तो r is equals to mv/qb। यहाँ तक तो आपने कई बार इस चीज को, ये रिलेशन को ड्राइव या एक्सपीरियंस किया होगा। नेक्स्ट बात आती है कि अब यहाँ पे एक चीज है कि mv क्या है, मोमेंटम। तो यहाँ पे कहीं भी इस टर्मिनोलॉजी में काइनेटिक एनर्जी का जिक्र आ नहीं रहा है, और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हम कंप्यूट करके रखे हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है हमें उस पैरामीटर में ढलना होगा जिस पैरामीटर में हमारे पास चीजें दी हुई हैं। तो हम कहीं ना कहीं इसको k को इन्वॉल्व करना है। यहाँ हम ध्यान से देखें तो mv कंप्यूट कर रहा है मोमेंटम को। तो mv मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हम जानते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी k लेते हैं तो मोमेंटम निकल के आता है √2km। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, हाफ mv² को कन्वर्ट किया mv में तो √2km करके आएगा। ठीक है, कर भी लीजिएगा, बहुत इजी है, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो क्योंकि m और v काइनेटिक एनर्जी में भी आते हैं और m और v आपका मोमेंटम में भी आते हैं, इसीलिए ऑब्वियस सी बात है रिलेशन निकल के आएगा मोमेंटम P is equals to √2km। एक्चुअली में √2k/m आता है, तो √2km इसको जब करते हैं मल्टीप्लाई तो √2km में आ जाता है। ठीक है, इस चीज को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको मैंने बहुत लाइटली ले लिया है, क्योंकि मैं जानता हूँ बेसिक कैलकुलेशन बहुत से लोग बच्चे इस फेज में आने के बाद बहुत से बच्चे कर चुके होंगे ये चीज। तो मोमेंटम P is equals to √2km हो गया। इससे हमारा क्या आ जाएगा, हमारे इस फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी mv की जगह √2km रखते हैं तो √2km/qb, r is equals to √2km/qb। तो यहाँ से b निकाल लेंगे तो √2km/q/r। ये हमारा बेसिक मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स और काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में एक फॉर्मूला आ गया हमारा मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन यहाँ पर अभी तक हमने k का वैल्यू नहीं पुट की है, तो k की वैल्यू पुट करेंगे। जो एक्स्ट्रा एनर्जी थ्रेशोल्डिंग के अलावा बढ़ के आई वो कितनी आई, E1 - W जो कंप्यूट की थी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूमेरिकल निकल के आ रही है, वो रख देंगे। M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टैंडर्ड चीज है। Q इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टैंडर्ड चीज है। R इज द रेडियस दैट वी हैव जस्ट कंप्यूटेड 0.05 मीटर। तो इससे इस कंप्यूटेशन से मिनिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगी, जिससे कि गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन को शो करेगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से प्रॉब्लम इतना भी टफ नहीं था। आप बस थोड़ा सा ये है कि इसके आप कैलकुलेशंस को देख लीजिएगा, और बहुत हद तक हम इस चीज को इंश्योर करते हैं कि आपको एक क्वालिटी कंटेंट मिले। कंटेंट बहुत है मार्केट में, और लेकिन क्वालिटी कंटेंट की कमी है।
और इस चीज को हम इंश्योर करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग के मैसेज और मेल आते हैं, इसके थ्रू हम इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं आपके लिए। और इसके अलावा सिर्फ यही क्वेश्चंस नहीं, हमारे टीम के पास मिलियंस ऑफ क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व करते हैं डेली। हमारे जो सॉल्वर्स हैं जो लगे हैं जो इस फील्ड में, जो मैं आपको लगता है कि मैं जो आपके सामने क्वेश्चंस शो करता हूं कि वही क्वेश्चंस हमारे पास हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस बहुत से हैं। जब मैं अपनी सीट पे बैठता हूं अपने रेगुलर एकेडमिक्स के अलावा, तो देखता हूं कि कौन से आज के सिनेरियो में, आज के डे में अगर हमारे पास मुझे समय मिला तो आज के डे में मैं सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो मैं आपके सामने ऐसा रख पाऊं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसको देख के लाभान्वित हो सके। तो ये बस दैट इज द सोल मोटो ऑफ दिस ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम। अभी फिलहाल कोई चार्जेस नहीं है और बिल्कुल फ्री है, क्वालिटी कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं हम लोग। बस आपसे जो थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट रहती है कि हमारे एफर्ट्स को कम से कम रिकॉग्नाइज करिए। बाकी किसी चीज की बहुत कोई चाहत नहीं है कि आप, बस ये है कि लाइफ में सक्सीड हमारे द्वारा अगर आप करते हैं तो इससे ज्यादा खुशी हमारे लिए और क्या हो सकती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हूँ। मैं हूँ डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।